अभी सिग्मा को निकालने के लिए हम तरीके देखते हैं कि कैसे निकालते हैं। सिग्मा की वैल्यू निकालते कैसे हैं। देखो कैलकुलेशन वाइज बताओ ना, तो 1% चांस है, 1% भी नहीं कहूंगा, 0.5% चांस है कि आपको डायरेक्ट पूछेंगे कि जेड इफेक्टिव की वैल्यू कितनी होती है। लेकिन आपको निकालना इसलिए सीखना पड़ेगा सो डेट आप एनालाइज कर पाओ कि एक एलिमेंट और दूसरे एलिमेंट के जेड इफेक्टिव में फर्क क्या है, और उससे आपको कुछ चीजें मिलेंगी। तो कैलकुलेशन नहीं आएगी आपके एग्जाम में, ना जेई में ना नीट में, लेकिन उन कैलकुलेशन से आपको समझ आएगा कि क्या क्या जो आपकी प्रॉपर्टीज आगे हम करेंगे। आज जो हम अगला लेक्चर एटॉमिक रेडियस करेंगे उसमें भी आपको समझ आएगा कि जेड इफेक्टिव के बनने से एटॉमिक रेडियस में क्या फर्क आ रहा है या क्या नहीं आ रहा है, आयोनाइजेशन पोटेंशियल में क्या फर्क आता है, सब चीजें आपको पता लगेंगी। ठीक बात है, ठीक है। तो इसलिए हम बस वैल्यूज निकालना देखेंगे, वैल्यू कभी पूछे ही नहीं जाएंगी, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि इसकी वैल्यू ऐसे निकालती है, उसको हम कंपेयर कर पाए दो एलिमेंट के बीच में। ठीक है, कि किसका जेड इफेक्टिव ज्यादा है किसका कम है। ठीक है, अच्छा, तो जो सिग्मा की वैल्यू निकालने के लिए ना एक रूल यूज होता है जिसको हम बोलते हैं स्लैटर रूल। क्या बोलते हैं? स्लैटर रूल। इस रूल को समझ लेते हैं, बस काम खत्म। देखो इसमें दो पार्ट बनेंगे आपका। पहला, व्हेन इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन, या व्हेन इलेक्ट्रॉन या टेस्ट इलेक्ट्रॉन भी आप बोल सकते हो, आपकी मर्जी है। ठीक है, व्हेन टेस्ट इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एनएस और एनपी सबशेल। जब आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो एनएस या एनपी सबशेल में प्रेजेंट हो, एनएस या एनपी सबशेल में प्रेजेंट हो। अच्छा, उसके लिए क्या है, देखो एन की वैल्यू 1 होगी जब, अभी बस देख लेना, इसको नोट करके रख लेना, मैं अप्लाई कैसे करना है उसको मैं बताऊंगा, है ना। एन की वैल्यू एन हो जब n-1 हो, n-2 हो, मतलब आपके जब इलेक्ट्रॉन जो है nth ऑर्बिट में हो, जब n-1th ऑर्बिट में हो, n-2th ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है, इन सब के लिए लिख रहा हूं ना। इसी तरह n-3 के लिए, इसी तरह n-4 के लिए, n-5 के लिए, सो ऑन, ऐसे जा सकते हो आप आगे आगे। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रॉन आपके nth शेल में प्रेजेंट होंगे उनके लिए सिग्मा की वैल्यू होगी 0.35। कितनी होगी? 0.35। अभी अप्लाई करना सीखेंगे हम। ठीक है, n-1 में जो इलेक्ट्रॉन होंगे उनके द्वारा जो सिग्मा होगा वो होगा 0.85, और बाकी जितने भी सब हैं, ठीक है, बाकी जितने भी सब हैं इनके लिए होगा 1, बाकी जितने भी सब हैं इनके लिए 1 होगा। ठीक है, n पे जो इलेक्ट्रॉन उनके लिए 0.35, n-1 पे जो इलेक्ट्रॉन उनके लिए 0.85, और बाकी सब जितने भी आपके शेल हैं उन सब के द्वारा 1 होगा, उन सब के द्वारा 1 होगा। अभी अप्लाई करना सीखेंगे। ठीक है, अच्छा, क्लियर है बात? ठीक है, तो सबसे पहले अप्लाई कर, चलो पहले हम इसका सीख लेते हैं, फर्स्ट केस को सीख लेते हैं, फिर उस पे आते हैं। चलो सेकंड केस पे बात पे आते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं, लेट्स से आपको लिथियम के लिए निकालना है। किसके लिए? लिथियम के लिए। लिथियम के लिए सिग्मा की वैल्यू निकालते हैं। एक बार सिग्मा निकल जाएगा फिर तो जेड इफेक्टिव तो निकाल ही लेंगे। जेड इफेक्टिव क्या होगा लिथियम के लिए? जेड माइनस सिग्मा, तो 3 माइनस सिग्मा, क्योंकि लिथियम के लिए जेड की वैल्यू क्या होगी? 3 होगी, है ना। नंबर ऑफ प्रोटॉन इन लिथियम 3। ठीक है, तो बस सिग्मा निकालना रहता है, उसके बाद जेड इफेक्टिव निकल जाएगा। तो सिग्मा देखो इसी का यूज करके हम निकालेंगे। देखो ए है आपका, मान लो टेस्ट इलेक्ट्रॉन, इस पे हम टेस्ट कर रहे हैं, इस इलेक्ट्रॉन भी हम देख रहे हैं ना। ए आपका लिथियम का न्यूक्लियस था, है ना, ए आपका लिथियम का न्यूक्लियस था, ए आपके इलेक्ट्रॉन थे, 2 इधर थे पहले शेल में और एक आपका है। इस पे हम टेस्ट कर रहे हैं, है ना। इसको जेड से खींच रहा है, ए इसको रिपेल कर रहे हैं, इसी को सिग्मा बोलते हैं, इसी को सिग्मा बोलते हैं ना, इन्हीं को रिपल्शन को ही हम सिग्मा बोलते हैं। अच्छा, तो सिग्मा हम कैसे निकालेंगे? ए आपका टेस्ट इलेक्ट्रॉन है, तो ए इस पे रिपल्शन देने वाले कितने लोग हैं? एक ए इलेक्ट्रॉन है, एक ए इलेक्ट्रॉन है। एक खुद पे तो रिपल्शन नहीं देगा, अरे यार ए इलेक्ट्रॉन खुद को ही तो रिपेल नहीं करेगा ना। टेस्ट इलेक्ट्रॉन खुद को तो रिपेल नहीं करेगा, ठीक है, खुद को ही खुद रिपल्शन क्यों देगा वो? ठीक है, बात क्लियर है? अच्छा, तो 1s2 2s1 है, तो इस पे हम टेस्ट कर रहे हैं। तो आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन बचे? ए, तो ए रिपल्शन दे रहे हैं, ए आपको रिपल्शन दे रहे हैं। तो अब देखो ए आपका nth शेल था, n की मैक्सिमम वैल्यू क्या है? 2, तो ये आपका nth शेल है, ये आपका n-1th शेल है ना। अल्टीमेट पेन अल्टीमेट याद है? अल्टीमेट आउटर मोस्ट शेल को अल्टीमेट शेल, उसके अंदर वाला पेन अल्टीमेट, उसके बाद वाला एंटी पेन अल्टीमेट, याद है? ठीक है,
तो सिग्मा की वैल्यू देखो क्या होगी, इस पे तो हम टेस्ट ही कर रहे हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन बचे। तो n-1 वाले इलेक्ट्रॉन्स के लिए, क्योंकि ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन्स हैं ये आपके n-1th ऑर्बिट में लाई करते हैं, तो n-1 के लिए सिग्मा की वैल्यू क्या है, सिग्मा फॉर 1 इलेक्ट्रॉन है ना, ये 1 इलेक्ट्रॉन के लिए है, सिग्मा फॉर 1 इलेक्ट्रॉन। तो n-1 में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके लिए सिग्मा की वैल्यू होती है 0.85। तो एक इलेक्ट्रॉन के लिए सिग्मा की वैल्यू है 0.85, तो सिग्मा की टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 इंटू 0.85, क्योंकि यही 2 इलेक्ट्रॉन से रिपल्शन प्रोवाइड करने वाले। तो रिपल्शन की पूरी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं आपके n-1 के लिए, n-1 पे, और n-1 के लिए सिग्मा फॉर 1 इलेक्ट्रॉन आपको पता है 0.85 होता है, तो n-1 में आपके 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 2 इंटू 0.85 करेंगे तो आपका 1.7 आएगा। यही आपकी नेट रिपल्शन हुई जो कि आपको इस इलेक्ट्रॉन ने इनको दी, इन इलेक्ट्रॉन ने इसको दी। तो सिग्मा की वैल्यू आ गई आपकी 1.7, सिग्मा की वैल्यू आ गई 1.7। ठीक है, सिग्मा की वैल्यू कितनी आई आपकी 1.7 आ गई। अब जेड इफेक्टिव क्या होगा, जेड इफेक्टिव बराबर होता है जेड माइनस सिग्मा, तो जेड की वैल्यू 3 है, सिग्मा की वैल्यू 1.7 है, तो आपका 1.3 इज जेड इफेक्टिव। ये आपका जेड इफेक्टिव आ गया। तो ऐसे हम जेड इफेक्टिव निकालते हैं, ठीक बात है, ऐसे हम जेड इफेक्टिव निकालते हैं। अब हम करना शुरू करते हैं सही तरह, है ना, सही तरह कुछ और एलिमेंट्स का भी निकालते हैं और कुछ चीज़ें समझते हैं, आप समझ गए हो, ठीक है, कि एन में जो इलेक्ट्रॉन होंगे उनके लिए सिग्मा की वैल्यू 0.35, उसके लिए आगे 0.85 n-1 के लिए, बाकी जितने भी हैं n-2 के लिए, n-3 के लिए, सबके लिए सिग्मा की वैल्यू 1 होती है, सबके लिए सिग्मा की वैल्यू 1 होती है। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं, निकालना देखते हैं एक एक करके चीज़ों को, कुछ निकालने, कुछ क्वेश्चन क्या बस निकालने का प्रैक्टिस करा देता हूँ आपको थोड़ी, है ना, इसकी कि कैसे निकालते हैं। अभी तो मैंने जस्ट एक एग्जांपल्स, एक ओवरव्यू दिया ना लिथियम का, निकाल के निकालना देखते हैं। जैसे मान लो मैं शुरू करता हूँ कार्बन से, ठीक है, किसी से भी आप शुरू कर सकते हो, मैं तो वैसे ही ले रहा हूँ। जैसे कार्बन का मान लो मेरा मन कर रहा है कि कार्बन का मुझे जेड इफेक्टिव निकालना है, ठीक है, कार्बन का मुझे जेड इफेक्टिव निकालना, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये होगी। सबसे पहले तो आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ही लिखोगे ना, तभी जेड इफेक्टिव निकाल पाओगे। अच्छा, तो ये इसका पहली बार इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। इसके एक इलेक्ट्रॉन पे हमें क्या निकालना है, इस पे एक इलेक्ट्रॉन पे हमें जेड इफेक्टिव निकालना है ना। मैं बार बार नहीं बनाऊंगा, एक बार फिर से बना के दिखा दे रहा हूं। तो ये आपके इलेक्ट्रॉन से, है ना, ये आपके इलेक्ट्रॉन से, ठीक है, मान लो इस इलेक्ट्रॉन पे मैं टेस्ट कर रहा हूं, ठीक है, तो ए रिपल्शन दे रहे हैं, ए रिपल्शन दे रहे हैं, ठीक है, ए रिपल्शन दे रहे हैं और ए रिपल्शन दे रहे हैं, तो ये 5 इलेक्ट्रॉन आपको रिपल्शन दे रहे हैं, ठीक बात है, तो ये रिपल्शंस दे रहे हैं। अच्छा, तो कार्बन है, ठीक है, इसके एक इलेक्ट्रॉन पे हमें निकालनी है, इसके एक इलेक्ट्रॉन पे निकालनी है, तो इसका एक इलेक्ट्रॉन तो टेस्ट इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, बाकी आपके वो इलेक्ट्रॉन होंगे जो इसको रिपल्शन दे देंगे, मतलब एक इलेक्ट्रॉन आपका टेस्ट इलेक्ट्रॉन हो गया, बाकी 5 इलेक्ट्रॉन आपके जो है रिपल्शन प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, तो कार्बन के लिए जेड इफेक्टिव की वैल्यू निकालने के लिए सिग्मा निकालते हैं पहले, ठीक है। सिग्मा क्या हो जाएगा, सिग्मा देखो पहले बात, ये आपका nth शेल है, ये आपका n-1th शेल है ना। तो n शेल में आपके कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, टोटल 4, जिसमें से एक तो आपका टेस्ट इलेक्ट्रॉन है, तो टेस्ट इलेक्ट्रॉन खुद को तो रिपल्शन देगा नहीं, तो बचे कितने इलेक्ट्रॉन जो टेस्ट इलेक्ट्रॉन पे रिपल्शन लगा रहे हैं, 3 बचे, तो 3 इलेक्ट्रॉन बचे जो रिपल्शन दे रहे हैं टेस्ट इलेक्ट्रॉन को। n शेल में आपके 3 इलेक्ट्रॉन हैं जो कि इसको रिपल्शन दे रहे हैं टेस्ट इलेक्ट्रॉन को, तो 3 इलेक्ट्रॉन है। n के लिए सिग्मा की वैल्यू क्या होती है, फॉर 1 इलेक्ट्रॉन 0.35, ठीक है, n-1 के लिए 0.85, तो बस, ठीक है, 3 इलेक्ट्रॉन है 0.35, ठीक है, प्लस n-1 में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 हैं, तो n-1 के लिए 0.85 वैल्यू होती है। बस ये इसका सिग्मा आ गया, ये इसका सिग्मा आ गया, कितना आ जाएगा 1.05, है ना, इसको मल्टीप्लाई से करोगे 1.05 प्लस 1.7, ठीक है, तो 2.75 आ गया, सिग्मा की वैल्यू ए आ गई। उसके बाद जेड इफेक्टिव, उसके बाद जेड इफेक्टिव कितना आ जाएगा फिर, जेड माइनस सिग्मा, तो जेड माइनस सिग्मा कितना आया, देखो 6 माइनस 2.75, 6 माइनस 2.75 मतलब 3.25 आ गया, ठीक है, 3.25 आ गया। तो आपका जेड इफेक्टिव की वैल्यू कितनी आई, 3.25। मैं इधर लिखते जाता हूँ ना साथ साथ में, बाद में काम आएगा कहीं ना कहीं जब हम कंपेरिजन करेंगे। तो कार्बन के लिए मेरी वैल्यू आई कितनी, 3.25, है ना, 3.25, तो ठीक है, मैंने जेड इफेक्टिव निकाल के रख लिया कार्बन का। आई होप आपको समझ आ गया कैसे निकालना है।
एन में आपके 3 इलेक्ट्रॉन थे तो एन के लिए सिग्मा की वैल्यू 0.35, 1 इलेक्ट्रॉन के लिए तो 3 इलेक्ट्रॉन है तो 3 इंटू 0.35 किया। n-1 शेल में आपके 2 इलेक्ट्रॉन थे तो 2 इंटू 0.85 किया, क्योंकि n-1 के लिए 0.85 होती है एक इलेक्ट्रॉन के द्वारा सिग्मा की वैल्यू। तो 2 इलेक्ट्रॉन थे तो 2 इंटू 0.85 किया, सिग्मा निकाल लिया। फिर जेड इफेक्टिव निकालना तो ईजी है, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, तो कार्बन का निकाल लिया, ठीक बात है। अच्छा, एक कार्बन का हो गया। आगे मैं बात करूं, अगर मैं बात करूं नाइट्रोजन का निकालते हैं। आगे अगर मैं बात करूं नाइट्रोजन का, तो 1s2 2s2, तो स्पीड बढ़ा इंक्रीज कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो आपको समझ भी आ रहा होगा, ए आपका n है, ए आपका n-1 है। तो सिग्मा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 इंटू 0.35 है ना। n में आपके 4 इलेक्ट्रॉन है, n-1 में 2 इलेक्ट्रॉन है, यही होगा, ठीक है। तो 1.7, तो 0.7 तो 1.4 और ये 1.7, तो ये कितना आ गया 3.1, ठीक है। सिग्मा की वैल्यू ये आ गई। तो जेड इफेक्टिव कितना आ गया नाइट्रोजन के लिए, जेड की वैल्यू 7, ठीक है, और सिग्मा की वैल्यू 3.1, सिग्मा की वैल्यू 3.1, तो आपका आ गया 4.9 है ना, 4.9 नहीं 3.9 है ना, 3.9 आ गया है ना। 3.9 प्लस 3.1 करेंगे तो 7 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपकी आ गई नाइट्रोजन के लिए आपकी जेड इफेक्टिव की वैल्यू कितनी आई 3.9। अच्छा, चलो इधर बाकी सबके लिए भी लिख देते हैं, इधर जगह है तो अपने पास। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन के लिए अगर लिखना चाहें कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p4, ठीक है। तो सिग्मा क्या होगा n-1, तो इसके लिए सिग्मा क्या होगा आप क्लियरली देख सकते हो कि इसमें 5 इलेक्ट्रॉन है, तो 0.35 इंटू 5 प्लस 2 इंटू 0.85, ठीक है। तो कर दो 5 5 25, ठीक है, 15, तो 1.75, ठीक है। 5 5 25 तो गया तो 5, हाँ 1.75, तो 1.75 1.7। अगर छोटी मोटी कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक हो तो उसके अपने अकॉर्डिंग देख लेना। 3.45, ठीक है। तो ये सिग्मा आ गया। जेड इफेक्टिव की वैल्यू क्या आ जाएगी 8 माइनस सिग्मा है ना, जेड की वैल्यू आपकी पता है ऑक्सीजन के लिए 8 होती है, तो 8 माइनस सिग्मा करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो आपके पास आ गया 4.55, ठीक है। ऑक्सीजन के लिए 4.55। अच्छा, चलो एक और फ्लोरीन भी निकाल ही लेते हैं, ख़त्म करते हैं। 1s2 2s2 2p5, तो सिग्मा क्या आ जाएगा, सिग्मा आ जाएगा आपका 6 इलेक्ट्रॉन इधर है, 4a 2a, एक तो टेस्ट इलेक्ट्रॉन ही है, तो 6 इंटू 0.35 प्लस 2 इंटू 0.85, n-1 में आपके 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। आपको सब कुछ समझ आ रहा है, कैलकुलेशन सारी आपको समझ आ रही है, अब कुछ नहीं करना, बस निकाल के रख लो, ठीक है। 1.7, तो 1.7 तो कितना आ जाएगा 6 इंटू 50, ठीक है, 6 इंटू 3 18, तो 2.1 आ जाएगा है ना, 2.1, तो इधर 2.1 आ जाएगा, ठीक है। 2.1 प्लस 1.7, 2.1 प्लस 1.7, ठीक है, तो 2.8 3.8 आ जाएगा। अच्छा, तो जेड इफेक्टिव की वैल्यू 9 माइनस 3.8, ठीक है, 9 माइनस 3.8, तो आपका आ जाएगा 5.2, आपका आ जाएगा 5.2। ए फ्लोरीन के लिए आ गई, कितनी आई 5.2। अच्छा, मतलब जेड इफेक्टिव की वैल्यू कार्बन के लिए इतनी है, नाइट्रोजन के लिए इतनी है, ऑक्सीजन के लिए इतनी है, फ्लोरीन के लिए इतनी है, ठीक बात है, ये आपने निकाल लिया। बोलो भाई, ठीक है, इस सब के लिए आपने निकाल लिया। अब इससे आपको क्या पता लग रहा है, देखो, जब हम अलोंग एक ग्रुप जा रहे हैं, एक ग्रुप के अलोंग ही जा रहे हैं, पहले कार्बन आता है, नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, फिर फ्लोरीन, क्या पता लग रहा है, जेड इफेक्टिव इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है। बोलो भाई, अलोंग ए ग्रुप आपका जेड इफेक्टिव इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है। बोलो, आपका जेड इफेक्टिव इंक्रीज हो रहा है, आपको दिख रहा है।
कि जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट पीरियोडिक टेबल में जाएंगे आपका जेड इफेक्टिव इंक्रीज होगा। ठीक बात है, ठीक है। और इनमें आपको पता है इन सबकी अगर मैं कॉन्फ़िगरेशन बोलूं तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या थी, 1s2 2s2 2p2, इसकी 1s2 2s2 2p3, इसकी 1s2 2s2 2p4, इसकी 1s2 2s2 2p5, इन सब की कॉन्फ़िगरेशन थी। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, जैसे आपका एक ग्रुप है ना, जो आपका ग्रुप है लिथियम, है ना, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, तो मैं ऐसे अलोंग ए ग्रुप ही जा रहा हूँ, सॉरी अलोंग ए पीरियड ही जा रहा हूँ, ग्रुप नहीं अलोंग ए पीरियड। तो अलोंग ए पीरियड ही में जा रहा हूँ। कार्बन इनकी भी आप निकाल सकते थे ना, मैं सीधा इधर निकाल लें, लिथियम की तो हालांकि हमने निकाल के देखा ही, ठीक है। तो बस अभी तो हम ट्रेंड ही देख रहे हैं, कोई भी 2-3 एलिमेंट ले लो उससे आपको ट्रेंड पता लग जाएगा। तो कार्बन आप ऐसे जा रहे हो, है ना, लेफ्ट से राइट जा रहे हो पीरियोडिक टेबल में, कार्बन की 3.25, नाइट्रोजन की 3.9, ऑक्सीजन की 4.5 और फ्लोरीन का 5.2, फ्लोरीन की 5.2। बात क्लियर है? अच्छा, तो आपको पता लग रहा है कि जैसे जैसे हम अलोंग ए पीरियड जा रहे हैं, मतलब जब हम लेफ्ट से राइट जा रहे हैं तो आपका जेड इफेक्टिव इंक्रीज हो रहा है, जेड इफेक्टिव इंक्रीज होता जा रहा है। कार्बन का कम, नाइट्रोजन का ज्यादा हुआ, ऑक्सीजन का नाइट्रोजन से भी ज्यादा, फ्लोरीन का ऑक्सीजन से भी ज्यादा। तो जेड इफेक्टिव आपका इंक्रीज हो रहा है जब आप पीरियड में लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहे हो। बात क्लियर है? जेड इफेक्टिव आपका इंक्रीज हो रहा है। और आप एक चीज और देखो कि इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आपके शेल तो सेम ही है, इसमें भी 2 शेल हैं, है ना, इसमें भी 2 शेल हैं, इसमें भी 2 शेल हैं, एक पहला शेल एक दूसरा शेल, इसमें भी पहला शेल दूसरा शेल, पहला शेल दूसरा शेल, पहला शेल दूसरा शेल। तो मतलब पीरियड में आपके शेल तो सेम रहते हैं, पीरियड में आपके नंबर ऑफ शेल तो सेम रहते हैं, लेकिन जेड इफेक्टिव इंक्रीज हो रहा है, जेड इफेक्टिव इंक्रीज हो रहा है। तो उससे क्या होगा, लिखो कंक्लूजन, लिखो इससे कंक्लूजन लिखो, क्या होगा कंक्लूजन, क्या होगा उसको लिखो। when we go left to right, when we go left to right in a periodic table, जब लेफ्ट से राइट जाते हैं पीरियोडिक टेबल में, the number of shell remains same, the number of shell remain सेम। तो नंबर ऑफ शेल तो सेम ही रहते हैं, इसमें भी 2 शेल हैं, इसमें भी 2, इसमें भी 2, इसमें भी 2। जब हम अलोंग ए पीरियड हमारे शेल तो सेम रहते हैं कि इसमें भी 2 है तो इसमें भी 2 होंगे, इसमें भी 2, इसमें भी 2। तो नंबर ऑफ शेल रिमेन सेम बट जेड इफेक्टिव इंक्रीजेस, बट जेड इफेक्टिव इंक्रीजेस। सो जेड इफेक्टिव इंक्रीज हो जाता है, ठीक है, अलोंग ए पीरियड जेड इफेक्टिव इंक्रीज होता है। सो साइज decreases, so size decreases along a period, जब हम लेफ्ट से राइट जाएंगे। समझ आई ये चीज? क्या हो रहा है कि जब हम लेफ्ट से राइट जाते हैं तो आपके शेल तो सेम रहते हैं, नंबर ऑफ शेल आपके सेम रहते हैं, लेकिन जेड इफेक्टिव आपका इंक्रीज होता जाता है। तो इसका जेड इफेक्टिव ज्यादा है, इसका जेड इफेक्टिव और ज्यादा है, इसका जेड इफेक्टिव और ज्यादा है। और जेड इफेक्टिव ज्यादा का मतलब क्या कि अट्रैक्शन ज्यादा मतलब साइज कम, जेड इफेक्टिव ज्यादा साइज कम। तो इसका शेल नंबर आपका नंबर ऑफ शेल आपके सेम रहते हैं, लेकिन जेड इफेक्टिव इंक्रीज हो जाता है। इसलिए आप ये बोल सकते हो कि अलोंग ए पीरियड क्या होता है, अलोंग ए पीरियड साइज का ट्रेंड क्या होता है कि जब हम पीरियड में अगर पीरियोडिक टेबल में हम लेफ्ट से राइट की तरफ आए तो आपका साइज डिक्रीज होता है। तो ये आपका कंक्लूजन है कि अलोंग ए पीरियड साइज डिक्रीजेस, सो साइज डिक्रीजेस अलोंग ए पीरियड, यही आपका कंक्लूजन है पहला। ठीक है, इसका मैंने रीजन आपको बता दिया कि अलोंग ए पीरियड, जैसे जैसे हम पीरियड में जाते हैं लेफ्ट से राइट की तरफ, अगर हम पीरियड में जाएंगे किसी भी पीरियड में, पहले पीरियड में, दूसरे में, तीसरे में, चौथे में, पांचवें में, किसी भी पीरियड में आप लेफ्ट से राइट जाओगे तो आपका साइज डिक्रीज होता है। क्यों डिक्रीज होता है? क्योंकि हर एक पीरियड में जितने भी एलिमेंट हैं उनमें नंबर ऑफ शेल तो सेम होते हैं, लेकिन जेड इफेक्टिव इंक्रीज होता है जैसे जैसे हम लेफ्ट से राइट जाते हैं। तो लेफ्ट से राइट जाते हैं तो जेड इफेक्टिव इंक्रीज होता है, मतलब न्यूक्लियस उसको ज्यादा अपने तरफ खींचता है, इसके कारण उसका साइज कम हो जाता है, ठीक है। तो पहला कंक्लूजन मैंने आपको बता दिया, बात क्लियर है? चलें, चलो, ठीक है। तो ये पहला कंक्लूजन आपका हो गया कि अलोंग ए पीरियड आपका साइज डिक्रीज होता है। तो ये आपको कैसे पता लगा? एक कंसेप्ट ऑफ जेड इफेक्टिव से तो पता लगा
ठीक है, इनकी वैल्यू इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन वैल्यू से आप कंपैरिजन तो कर पा रहे हो ना, वैल्यू से तो कंपैरिजन कर पाओगे, इसलिए निकालना जरूरी है। आपको वैल्यू से क्वेश्चन नहीं आएंगे कि इसकी वैल्यू निकाल के दिखाओ, लेकिन वैल्यू को निकालना पड़ता है कि हम समझ पाए कि क्यों ये चीजें हो रही हैं। समझ रहे हो ना, फील आ रहा है? अच्छा, तो अब आगे देखते हैं, कुछ और एलिमेंट का निकालते हैं, थोड़ी और ऑब्जर्वेशन करनी है। जैसे अगर मैं सोडियम का निकालता हूं जेड इफेक्टिव, तो 1s2 2s2 2p6 3s1, ठीक है, 3s1, तो सिग्मा निकाल लेते हैं। ए आपका n, ए आपका n-1, ए आपका n-2। तो n के लिए सिग्मा की वैल्यू क्या होती है? 0.35, n-1 के लिए 0.85 और इसके लिए 1 होगी। n-2 या n-3 सबके लिए 1 होती है। तो ए हमारा टेस्ट इलेक्ट्रॉन है, तो इसमें तो टेस्ट इलेक्ट्रॉन ही है, कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। अगर 2 इलेक्ट्रॉन होते तब एक इलेक्ट्रॉन उसको रिपल्शन देता टेस्ट इलेक्ट्रॉन को, लेकिन n में तो सिर्फ आपका टेस्ट इलेक्ट्रॉन ही है, तो इसके कारण तो कोई भी टेस्ट इलेक्ट्रॉन खुद में तो रिपल्शन लगाएगा नहीं, तो ये इस पर कोई दिक्कत नहीं है। तो n में तो कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, सिंपल सी बात है कि n में कोई भी ऐसा इलेक्ट्रॉन तो नहीं है ना कि जो टेस्ट इलेक्ट्रॉन को रिपल्शन देगा, तो इसके कारण तो कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि टेस्ट इलेक्ट्रॉन खुद पे तो रिपल्शन नहीं लगाता है। ठीक बात है, ठीक है। तो इसमें ए चीज हो गई। तो n-1 में 0.85 आपका सिग्मा होता है, तो आपके कितने इलेक्ट्रॉन्स है टोटल? 8 इंटू 0.85, ठीक है। ये हमने चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, 0 इंटू 0.35, तो इधर कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं था, n में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं था जो रिपल्शन दे रहा है। उसके बाद 0.85 इंटू 8, उसके बाद आपका n-2 में तो 2 इंटू 1, तो 2 इलेक्ट्रॉन, n-2 में 2 इलेक्ट्रॉन थे और उनके कारण रिपल्शन 1, ठीक है। तो सिग्मा की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0, ठीक है, 1, इसको आप लिख सकते हो 0, 4, 8 64, तो 6.8 2, तो आपका आ जाएगा 8.8, ठीक है, 8.8। तो जेड इफेक्टिव की वैल्यू सिग्मा Z-1, तो 11 माइनस 88.8, तो आ जाएगा आपका 2.2। आपका कितना आ जाएगा? 2.2 लिख देते हैं इधर, चलो, सोडियम के लिए 2.2। अच्छा, पोटेशियम के लिए निकालते हैं। 1s2 2s2 2p6, ठीक है, 2p6 3s2 3p6 4s1, ठीक है। ये हम इसके लिए निकाल रहे हैं, ये हमारा टेस्ट इलेक्ट्रॉन है, तो सिग्मा निकालते हैं। ए n है, ए आपका n-1 है, ए n-2 है, ए n-3 है। तो n में तो कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है जो उसको रिपल्शन देगा, टेस्ट इलेक्ट्रॉन ही है सिर्फ, तो 0। इसमें 8 इलेक्ट्रॉन है, तो 0.85, 8 इंटू 0.85, ठीक है। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? इसमें भी 8 इलेक्ट्रॉन है n-2 में। n-2 के लिए सिग्मा की वैल्यू 1 होती है, तो 8 इलेक्ट्रॉन है, तो 8 इलेक्ट्रॉन के द्वारा 8 इंटू 1 हो जाएगी। और n-3 के लिए भी, n-3 में भी आपका सिग्मा की वैल्यू 1 होती है 1 इलेक्ट्रॉन के द्वारा, तो 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 इंटू 1 हो जाएगा। ठीक बात है, 2 इंटू 1 हो जाएगा। फाइनली क्या आएगा? 0, ठीक है, 0। उसके बाद 8 इंटू 8 करेंगे तो 6.8 आएगा, है ना, ये अभी हम निकाला था, है ना, ये अभी हमने निकाला था, 6.8 आ जाएगा। 8 प्लस 2, तो 10 प्लस 6.8, तो आपका कितना आ जाएगा? 16.8। सिग्मा की वैल्यू ये आ गई, तो जेड इफेक्टिव कितना आया? जेड इफेक्टिव आपका आया 19 माइनस जेड की वैल्यू पोटेशियम के लिए 19, और सिग्मा आपका आया 16.8, तो आपका कितना आ गया? 2.2 आ गया जेड इफेक्टिव। जेड इफेक्टिव 2.2, इसके लिए भी 2.2। तो पोटेशियम के लिए भी कितना आ गया? 2.2। पोटेशियम के लिए भी कितना आ गया? 2.2। ठीक बात है, ये सोडियम के लिए निकाल लिया, पोटेशियम के लिए निकाल लिया। अच्छा, अब कंक्लूजन लिखते हैं। दूसरा कंक्लूजन क्या आएगा? ठीक है, दोनों के लिए हमने जेड इफेक्टिव निकाल लिया। कंक्लूजन क्या लिखेंगे? पहले तो हमने बात की थी, कंक्लूजन लिखा हमने पीरियड के अलोंग। अब हम ग्रुप के अलोंग कंक्लूजन लिख रहे हैं। किसके अलोंग? ग्रुप के अलोंग। अच्छा, देखो क्या है कंक्लूजन। इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या थी? 1s2 2s2 2p6 3s1, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1। ये पोटेशियम की थी, है ना, ये आपकी पोटेशियम की थी।
ठीक है, इनकी कॉन्फ़िगरेशन थी। तो आपको पहली बार कॉन्फ़िगरेशन में क्या पता लग रहा है कि इसमें 3 शेल थे, इसमें 3 शेल थे, इसमें आपके 4 शेल हैं, इसमें आपके 4 शेल हैं। बोलो बात क्लियर है? इसमें आपके 4 शेल हैं और इसमें आपके 3 शेल हैं। मतलब अब आपका ग्रुप क्या है एक्चुअल में? लिथियम, लीना की रब से फरियाद, लीना की रब से फरियाद। तो अभी हम अब हम ग्रुप के अलोंग ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं। अब हम ग्रुप के अलोंग ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं कि ग्रुप के अलोंग क्या होता है। ठीक है, तो आप देख रहे हो कि ग्रुप के अलोंग देखें तो जैसे जैसे हम नीचे आते हैं वैसे वैसे आपका शेल नंबर इंक्रीज होता है ना। इसी तरह आप लिथियम का देखोगे तो लिथियम की आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता है ना, 1s2 2s1। तो इसमें 2 शेल हैं, इसमें 3 है, इसमें 4 हैं। तो पहले इसमें 2 शेल, इसमें 3, इसमें 4, इसमें 5 शेल, इसमें 6 शेल, इसमें 7 शेल, इसीलिए आपके 7 पीरियड हैं। तो जैसे जैसे आप अलोंग ए पीरियड नीचे आते हो आपके शेल इंक्रीज होते हैं। अलोंग ए पीरियड आपके शेल नंबर चेंज नहीं होते थे, है ना। अलोंग ए पीरियड आपके शेल सेम रहते थे। जैसे मैंने देखा था, जो हमने एग्जाम्पल ली थी सेकंड ग्रुप की, उसमें देखा था कि हर एक पीरियड में जितने भी एलिमेंट होते हैं उस सब में आपके पीरियड में जितने भी एलिमेंट हैं उस सब में 2-2 ही शेल हैं। तो अलोंग ए पीरियड शेल नंबर चेंज नहीं होता। लेकिन अलोंग ए ग्रुप आपका शेल चेंज होते हैं कि इधर 3 शेल हैं तो इधर 4 शेल हैं, इसमें 5 शेल होंगे, इसमें 6, इसमें 7। ठीक है, तो पहली बात तो आपका शेल इंक्रीज होते हैं। और जेड इफेक्टिव आपका सेम ही रह रहा है, ऑलमोस्ट सेम ही रह रहा है ना, ऑलमोस्ट सेम बोलते हैं हम ज्यादातर। तो ऑलमोस्ट जेड इफेक्टिव में कुछ खास चेंज नहीं आ रहा है, इधर तो आपको लगभग सेम ही दिख रहा है। तो जेड इफेक्टिव ऑलमोस्ट आपका सेम रहता है अलोंग ए ग्रुप। अभी निकाला आपने सोडियम का, फिर आपने निकाला पोटेशियम का, तो इनका जेड इफेक्टिव ऑलमोस्ट सेम रहता है। क्या रहता है? ऑलमोस्ट सेम रहता है। ठीक है, सेम रहता है। अच्छा, तो अब क्या हुआ, इससे क्या ऑब्जर्वेशन मिली आपको? कंक्लूजन क्या लिखोगे? लिखो कंक्लूजन भाई, क्या होगा अलोंग ए ग्रुप? सोचो कंक्लूजन। कंक्लूजन क्या आया? व्हेन वी मूव अप टू डाउन, ऊपर से नीचे जब आते हैं, इन ए ग्रुप, ठीक है, ग्रामर अपने अकॉर्डिंग देख लेना यार, मैं अपने अकॉर्डिंग लिख रहा हूं, जितने मुझे इंग्लिश आती है मैं उतना लिख देता हूं। व्हेन वी मूव अप टू डाउन, ठीक है, ऊपर से जब नीचे आते हैं ग्रुप के अंदर, इन ए ग्रुप, देन नंबर ऑफ शेल increases but Z effective remain almost same, मतलब Z इफेक्टिव में कुछ खास चेंज नहीं आता है। तो अगर शेल नंबर इंक्रीज होते जा रहे हैं और जेड इफेक्टिव इंक्रीज नहीं हो रहा है कि इसके द्वारा भी इंटरेक्शन उतनी है, उसके द्वारा भी इंटरेक्शन उतनी है, लेकिन शेल नंबर इंक्रीज हो रहा है, तो क्या होगा? साइज इंक्रीज ही होगा ना। अरे अगर इसका जेड इफेक्टिव ज्यादा होता तब हम बोल सकते थे कि हाँ इसका साइज कम कर सकता है क्योंकि इंटरेक्शन ज्यादा है। लेकिन दोनों में जब जेड इफेक्टिव सेम है और जेड इफेक्टिव सेम होने के बाद इसमें शेल भी नंबर भी ज्यादा है, तो इसका साइज ज्यादा होगा, इसका साइज ज्यादा होगा ना, क्योंकि नंबर ऑफ शेल ज्यादा है, जेड इफेक्टिव सेम रहता है। दोनों में इंटरेक्शन तो सेम है लेकिन इसमें शेल ज्यादा है, इसमें शेल कम है, तो जिसमें शेल ज्यादा होंगे उसका साइज ज्यादा होगा, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो जेड इफेक्टिव रिमेन ऑलमोस्ट सेम, सो साइज इंक्रीजेस अलोंग ए ग्रुप। जब हम ग्रुप में ऊपर से नीचे आएंगे तो साइज आपका इंक्रीज होगा। जब पीरियड में हम लेफ्ट से राइट जाते हैं तो क्या होता है? साइज डिक्रीज होता है क्योंकि आपका जेड इफेक्टिव इंक्रीज होता है। और अलोंग ए ग्रुप जेड इफेक्टिव आपका सेम रहता है लेकिन शेल नंबर आपके इंक्रीज हो जाते हैं, जिसके कारण आपका अलोंग ए ग्रुप साइज आपका इंक्रीज हो जाता है। तो याद रहेगा पहली चीज कि अलोंग ए पीरियड साइज आपका डिक्रीज होता है, पीरियड के अलोंग जाएंगे तो साइज डिक्रीज होगा, ग्रुप के अक्रॉस जाएंगे तो आपका साइज इंक्रीज होगा, है ना। लेफ्ट टू राइट साइज, लेफ्ट से राइट जाएंगे तो क्या होगा? साइज कम होगा। और जब अप से डाउन आएंगे, ऊपर से नीचे आएंगे तो साइज आपका ज्यादा होगा, ऊपर से नीचे आएंगे साइज आपका ज्यादा होगा। उसका रीजन मैं आपको समझा चुका हूं जेड इफेक्टिव और शेल नंबर के कंसेप्ट से। ठीक बात है, तो ये आपका दूसरा कंक्लूजन था। अच्छा, आगे और देख लेते हैं, थोड़ा सा निकालते हैं। किसका निकालूं? चलो सोडियम पॉजिटिव का निकालते हैं, कटायन का, सोडियम पॉजिटिव का। तो कटायन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? 1s2 2s2 2p6 यही होगी।
कटायन की कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, सोडियम पॉजिटिव का मतलब क्या है, एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो इलेक्ट्रॉन एक निकल गया, तो ये इसकी कॉन्फ़िगरेशन होगी, तो इसकी सोडियम पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन की कॉन्फ़िगरेशन ये होगी। सिग्मा निकालते हैं, ठीक है, तो ये आपका n है, ये आपका n-1 है ना, ये आपका n है, ये आपका n-1 है। तो n-1 में एक तो आपका टेस्ट इलेक्ट्रॉन है, बचे बाकी कितने 7 इलेक्ट्रॉन, तो 7 इंटू 0.35 और n-1 में आपके 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो 2 इंटू 0.85, ठीक है, n के लिए 7 इंटू 0.35 है ना, और इसके लिए 2 इंटू 0.85, तो कितना आ जाएगा 5, सो 2.45, ठीक है, 2.45 इसकी आ गई वैल्यू और इसकी 1.7, तो 2.45 1.7 तो 5 11 तो 4.15, तो ये 4.15 आ गई सिग्मा की वैल्यू, ठीक बात है। तो सिग्मा की वैल्यू ये आ गई, तो जेड इफेक्टिव आपका कितना आ जाएगा, जेड माइनस सिग्मा, जेड की वैल्यू तो अभी भी 11 ही रहेगी है ना, सोडियम का एटॉमिक नंबर तो 11 ही होता है, और सिग्मा आपका आ गया 4.15, ठीक बात है। तो कितना आ गया, ये आपका आ गया 0.85, 6.85, जेड इफेक्टिव आपका कितना आ गया 6.85, कितना 6.85। तो आपको क्या दिख रहा है, आपको क्या समझ आ रहा है, क्या कंक्लूजन लिखोगे इसका। पहली बात तो देखो, सोडियम में आपके 3 शेल हैं, पोटेशियम सोडियम पॉजिटिव में आपके 2 शेल हो गए, पहली बात तो शेल भी डिक्रीज हो गए, शेल भी कम हो गए, इसमें 2 शेल थे, इसमें 1 शेल था, ठीक है, तो शेल भी डिक्रीज हो गए। एट द सेम टाइम जेड इफेक्टिव देखो कितना ज्यादा इंक्रीज हो गया, 3 गुना से भी ज्यादा इंक्रीज हो गया। तो आपको क्या समझ आ रहा है, जेड इफेक्टिव इंक्रीज होने से आपको क्या समझ आ रहा है, जेड इफेक्टिव ज्यादा हो गया, ट्रैक्शन ज्यादा हो गई, साइज कम हो गया, साइज कम हो गया, ठीक है। तो कंक्लूजन क्या आया, कंक्लूजन क्या आया, द साइज ऑफ कटायन, द साइज ऑफ कटायन is much smaller than size of एलिमेंट, है साइज ऑफ एलिमेंट बोल सकते हो, ठीक है, साइज ऑफ इट्स एलिमेंट या एलिमेंट बोल सकते हो। द साइज ऑफ कटायन इज मच स्मॉलर देन द साइज ऑफ इट्स एलिमेंट, है ना, बिकॉज या न्यूट्रल एलिमेंट बोल सकते हो ना, न्यूट्रल एलिमेंट ऑफ इट्स, न्यूट्रल एलिमेंट बोल सकते हो। द साइज ऑफ कटायन इज मच स्मॉलर देन साइज ऑफ इट्स न्यूट्रल एलिमेंट बिकॉज जेड इफेक्टिव इंक्रीज वेरी मच, क्योंकि जेड इफेक्टिव बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है, इसलिए साइज ऑफ कटायन जो होता है वो छोटा होता है एज कंपेयर टू न्यूट्रल एटम के कंपैरेटिवली, मतलब सोडियम का साइज ज़्यादा होता है सोडियम पॉजिटिव से, ठीक है, क्योंकि सोडियम पॉजिटिव का जेड इफेक्टिव बहुत ज़्यादा हो जाता है, इसलिए इसका साइज बहुत छोटा हो जाता है एज कंपेयर टू इसके, ठीक बात है, क्लियर है। अच्छा, तो तीसरा कंक्लूजन ये लिख लिया कि साइज ऑफ कटायन इज मच स्मॉलर देन द साइज ऑफ अनायन, ठीक बात है, ठीक है। इसको कंक्लूजन को देते हैं, अभी काम आ जाएगा, ठीक है, थोड़ा आलसी हूँ मैं, कुछ ना कुछ तरीका जुगाड़ निकाल के चीज़ों को कर देता हूँ, ये काम आ जाएगा अभी आगे, इसको करते हैं। एक चीज़ और देख लो, बस उसके बाद ख़त्म, एक कंक्लूजन और देख लेते हैं, उसके बाद ख़त्म। देखते हैं किसके लिए, लेट्स से हम देख लेते हैं, चलो एफ नेगेटिव के लिए देख लेते हैं। तो 1s2 2s2, अब एनायन के लिए देख रहा हूँ ना, एनायन के लिए नेगेटिव चार्ज वाली चीज़ें एनायन होती हैं, तो 1s2 2s2 2p6 यही होगा, ए इसकी कॉन्फ़िगरेशन होगी। फ्लोरीन की कॉन्फ़िगरेशन ये थी, अब तो एक इलेक्ट्रॉन और इंक्रीज हो गया, एफ नेगेटिव हो गया, तो मतलब एक इलेक्ट्रॉन और बढ़ गया, तो एक इलेक्ट्रॉन और आ जाएगा इसमें, तो 1s2 2s2 2p6 हो जाएगा। सिग्मा निकालते हैं, एक तो टेस्ट इलेक्ट्रॉन, बाकी आपके क्या हैं, बाकी आपके जो रिपल्शन प्रोवाइड कर रहे हैं वाले इलेक्ट्रॉन, तो 7 इलेक्ट्रॉन रिपल्शन प्रोवाइड कर रहे हैं, ए n -1, तो n में 7 इलेक्ट्रॉन है जो रिपल्शन प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। n-1 में कितने हैं, n-1 में 2 हैं, तो ये आपका आ जाएगा 85, n-1 के लिए 0.85 सिग्मा की वैल्यू होती है।
ठीक है, तो कितना आ जाएगा, तो 21 2.45 एंड इसके लिए 1.7, ठीक है 1.7, तो 2.45 1.7 तो 5 4.15। अच्छा, तो ये सिग्मा की वैल्यू आ गई। जेड इफेक्टिव कितना आ जाएगा, जेड इफेक्टिव आ जाएगा आपका 9 माइनस 4.15, 9 माइनस 4.15। अच्छा, तो कितना आ जाएगा 0.85, ठीक है 4.85। जेड इफेक्टिव की वैल्यू कितनी आई 4.85। लिख लो इधर, कहाँ लिखोगे, लिख लो, चलो इधर ही लिख लेना यार, इधर ना। एफ नेगेटिव आपका कितना आया, एफ नेगेटिव आपका आया 4.85, ठीक है, इधर लिख लेना 4.85, ठीक बात है। तो एफ नेगेटिव की वैल्यू आई 4.85, क्लियर है। अच्छा, तो 4.85 आई। फ्लोरीन की कितनी थी 5.2, इसकी कितनी आई 4.85, मतलब क्या हुआ, जेड इफेक्टिव कम हुआ। जेड इफेक्टिव कम मतलब साइज ज़्यादा हो गया, जेड इफेक्टिव कम साइज ज़्यादा, जेड इफेक्टिव कम, जेड इफेक्टिव ज़्यादा साइज कम, जेड इफेक्टिव कम साइज ज़्यादा, ठीक बात है। तो जेड इफेक्टिव इंक्रीज हो गया। जब एफ को हमने एफ नेगेटिव बना दिया तो हमारी जेड इफेक्टिव की वैल्यू कम हो गई। पहले अट्रैक्शन ज़्यादा था, अब अट्रैक्शन कम हो गया, ठीक है, अब अट्रैक्शन कम हो गया। तो हम क्या लिख सकते हैं कंक्लूजन, कि द साइज ऑफ एन आयन, फोर्थ कंक्लूजन लिख लेना आप, द साइज ऑफ एन आयन इज larger than size of its neutral element because Z effective decrease, ठीक है, वेरी मच तो नहीं, ठीक ठाक डिक्रीज होता है। कटायन में तो बहुत ज़्यादा आपका इंक्रीज हो जाता था, लेकिन अनायन में डिक्रीज होता, लेकिन इतना भी नहीं कि बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो जाए, ठीक है। तो कंक्लूजन क्या है, द साइज ऑफ अनायन इज लार्जर, द साइज ऑफ अनायन इज लार्जर देन द साइज ऑफ इट्स न्यूट्रल एलिमेंट बिकॉज जेड इफेक्टिव डिक्रीजेज, क्योंकि जेड इफेक्टिव आपका डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। हमने देख लिया कि इसका जेड इफेक्टिव ज़्यादा है, इसका जेड इफेक्टिव कम है, इसलिए अनायन का साइज हमारा क्या होता है, ज़्यादा होता है उसके न्यूट्रल एटम के कंपैरेटिवली। तो हमने 4 कंक्लूजन देखे। पहला कंक्लूजन ये देखा कि जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं लॉन्ग ए पीरियड तो साइज डिक्रीज होता है। दूसरा कंक्लूजन हमने देखा कि जब हम अप से डाउन आते हैं अलोंग ए पीरियड, अप से डाउन आते हैं अलोंग ए ग्रुप, तो हमारा साइज इंक्रीज होता है। उनके रीजन समझा चुका हूं आपको, ठीक है, शेल नंबर और जेड इफेक्टिव का यूज करते हुए। उसके बाद हमने देखा कि साइज ऑफ कटायन जो है वो मच स्मॉलर होता है एज कंपेयर टू इट्स न्यूट्रल एलिमेंट। और फोर्थ कंक्लूजन देखा कि साइज ऑफ एनायन जो है वो लार्जर होता है एज कंपेयर टू इट्स न्यूट्रल एलिमेंट। तो ये 4 चीजें मैंने आपको बतानी थी। कंक्लूजन क्लियर है, ठीक है। तो आपको जेड इफेक्टिव का मतलब समझ आ रहा होगा कि जेड इफेक्टिव की वैल्यू निकाल के हम क्या चीजें बता पा रहे हैं, है ना। हम बता पा रहे हैं कि ये ऐसे साइज इसका कम क्यों है, इसका ज्यादा क्यों है। कंक्लूजन तो आपके जेड इफेक्टिव के कंसेप्ट ही आ रहे हैं, ठीक है, क्लियर है। तो इसलिए हमें वैल्यू निकालना जरूरी था, इसलिए वैल्यू निकालना जरूरी था। वैसे आपसे नहीं पूछेंगे जेई में कि सोडियम पॉजिटिव की जेड इफेक्टिव की वैल्यू क्या बताओ क्या होती है। पूछ भी ले तब भी आप बता ही दोगे अब तो, ठीक है। मान लो पूछ भी लिया, अभी तक पूछा नहीं है कभी, लेकिन मान लो पूछ भी लिया तो आप बता ही दोगे, क्या दिक्कत है बस। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए किसका जेड इफेक्टिव ज़्यादा होता है, किसका कम होता है, और वो बताने के लिए आपको जेड इफेक्टिव निकालना आना चाहिए, ठीक है। एक टाइम बाद तो आप याद ही रख लेते हो क्या ना, कि पीरियड के अलोंग जेड इफेक्टिव इंक्रीज होता है, ठीक है, और अलोंग ए ग्रुप जेड इफेक्टिव सेम रहता है, जेड इफेक्टिव सेम रहता है, लेकिन शेल नंबर इंक्रीज हो जाता है, इसलिए आपका साइज इंक्रीज हो जाता है। कटायन का जेड इफेक्टिव ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू इट्स न्यूट्रल एलिमेंट, इसलिए उसका साइज छोटा हो जाता है। अनायन का जेड इफेक्टिव जो है वो कम हो जाता है एज कम्पेयर टू इट्स न्यूट्रल एलिमेंट, इस करके उसका साइज ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। तो ये जेड इफेक्टिव का पूरा कंक्लूजन था, ये जेड इफेक्टिव का पूरा कंक्लूजन था। अब थोड़ा बात कर लेते हैं जो दूसरा केस था ना, एक मैंने कहा था कि आपको एक केस और बताऊंगा, उसको भी देख लेते हैं जल्दी जल्दी, 5 मिनट की बात और, 5 मिनट और, ठीक है। अभी तो जो था हमने देखा व्हेन इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन ए एनएस या एनपी सबशेल। अब देखते हैं सेकंड केस, इधर लिख लेना सेकंड केस। व्हेन इलेक्ट्रॉन या टेस्ट इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एनडी या एनएफ सबशेल। अब अगर डी सबशेल में या एफ सबशेल में हो तब क्या होगा, स्लैटर रूल कैसे अप्लाई करेंगे।
उसके लिए थोड़ा सा वैल्यूज अलग है और कुछ नहीं। देखो बस क्या याद रखना है, एन वाले इलेक्ट्रॉन के लिए, एनएस शेल में जो इलेक्ट्रॉन है उसके लिए वैल्यू होगी आपकी 0.35, इधर तक तो कोई दिक्कत नहीं है। बस उसके आगे मतलब इसमें भी एन डी एंड एन एफ इलेक्ट्रॉन्स के लिए जो आपके इलेक्ट्रॉन्स एन डी में है और एन एफ में है ना, एन डी सब शेल के इलेक्ट्रॉन और एन एफ सब शेल के इलेक्ट्रॉन के लिए सिग्मा की वैल्यू 0.35, और रेस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बाकी जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, रेस्ट ऑफ ऑल इलेक्ट्रॉन उनके लिए सिग्मा की वैल्यू 1। बस इतना याद रखना है। एन डी और एन एफ इलेक्ट्रॉन के लिए सिग्मा की वैल्यू 0.35 है ना, सिग्मा की वैल्यू है, और बाकी रेस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए सिग्मा की वैल्यू 1। बाकी जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं उस सब के लिए सिग्मा की वैल्यू 1। ठीक है, देखते हैं कैसे अप्लाई होगा। देखो देखते हैं सब, चलो निकालते हैं, किसका निकालें, किसी एक, चलो जिंक का निकालते हैं। जिंक की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, ठीक है, 3s2 3p6 है ना, 3p6 3d10 4s2 3d10 4s2, यही लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, ठीक बात है। अच्छा, ए इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है जिंक की, है ना, 30 इलेक्ट्रॉन्स हमने भर दिए, है ना, 10 ए रहे 10 ए रहे 10 8 2 10 और 10 ए, तो 30 इलेक्ट्रॉन हमने भर दिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसकी लिख दी। ये तो अब आप लिख ही लेते हो। अच्छा, तो इसका पहले सिग्मा निकालते हैं। आगे भी अभी मैं सिग्मा निकाल रहा हूँ इसके लिए, पहले मैं मान लो इसी के लिए निकालता हूँ कि मान लो आपका ए इलेक्ट्रॉन है, टेस्ट इलेक्ट्रॉन आपका एस में है ना, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन आपका टेस्ट है, बाकी जितने भी इलेक्ट्रॉन है एक इलेक्ट्रॉन आपका 4s में, और बाकी ए वाले जो इलेक्ट्रॉन है सब रिपल्शन उसे प्रोवाइड कर रहे हैं। तो अभी तो आपका इलेक्ट्रॉन कहाँ प्रेजेंट है, एस में ही, एस सब शेल में ही प्रेजेंट है। तो अभी तो आप पहला ही केस लगाओगे कि आपका इलेक्ट्रॉन कहाँ प्रेजेंट है, एनएस या एनपी में, एनएस या एनपी में। तो अभी तो आप वही यूज करोगे, अभी तो आप वही यूज करोगे कि एन के लिए 0.35, n-1 के लिए 0.85, n-2 के लिए 1, n-3 के लिए भी 1, ऐसे सो ऑन। तो अभी तो आप यही लगाओगे क्योंकि आपका जो टेस्ट इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ प्रेजेंट है, 4s में। आपका टेस्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ प्रेजेंट है, 4s में। तो निकाल लेते हैं एक बार, है ना। तो आप कैसे निकालोगे, तो पहला एक इलेक्ट्रॉन इधर है, एक तो टेस्ट इलेक्ट्रॉन है और एक इलेक्ट्रॉन दूसरा है जो रिपल्शन दे रहा है ना। तो n, ए आपका n है, ए आपका n-1 है, ए आपका n-1 है, ए आपका n-2 है और ए आपका n-3 है, ठीक बात है। तो n में एक इलेक्ट्रॉन है रिपल्शन देने वाला, तो 0.35 इंटू 1, इसमें n-1 में टोटल 18 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 18 इंटू 0.85, ठीक है। इसमें n-2 में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, n-2 के लिए 1, n-3 के लिए भी 1, तो 2 इंटू 1। तो ऐसे आप सिग्मा निकाल लोगे इसके लिए और जेड इफेक्टिव फिर निकाल लोगे आप, है ना, जेड इफेक्टिव आप निकाल लोगे उसके बाद, ठीक बात है। इसके बाद आप इसका जेड इफेक्टिव निकाल लोगे, निकालने में कोई दिक्कत नहीं है ना, इसका निकाल लेना, ठीक है, इसका आप निकाल लेना। अब अगर मैं बात करूं, अब तो बस कैलकुलेशन ही करनी है, इसमें तो बस कैलकुलेशन ही करनी है और तो कुछ भी नहीं है, 18 को इससे मल्टीप्लाई तो कर ही लोगे, ठीक है। तो अब हम जिंक के अब हम निकालते हैं, मैं जो आपको ये तो आप निकालना जानते ही थे। अब अगर मेरा क्वेश्चन है कि आपको जिंक का या आपको सिग्मा की वैल्यू बतानी है, सिग्मा फोर डी इलेक्ट्रॉन, सिग्मा फोर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन डी, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन डी ऑर्बिटल। इसके लिए आपको सिग्मा जिंक के लिए आपको अगर पहले आपका टेस्ट इलेक्ट्रॉन क्या था, पहले आपका टेस्ट इलेक्ट्रॉन ए था। अब मैं बोल रहा हूं कि इसमें से किसी एक को टेस्ट इलेक्ट्रॉन मानो, समझ रहे हो। पहले मेरा टेस्ट इलेक्ट्रॉन क्या था, ए था, कि मैं 4s में जो एक इलेक्ट्रॉन है उसको टेस्ट इलेक्ट्रॉन माना था, इसलिए मैंने आपका ए वाली चीज लगाई, क्योंकि जब आपका इलेक्ट्रॉन एनएस या एनपी में हो तो आप ए वाला चीज लगाओगे, ठीक है, पहला केस। अब लेकिन मेरा क्वेश्चन है, आपसे क्वेश्चन ए पूछा जा रहा है कि व्हाट इज ए वैल्यू ऑफ सिग्मा फॉर ए इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन ए डी ऑर्बिटल ऑफ जिंक, कि जो आपका इलेक्ट्रॉन जो डी ऑर्बिटल में प्रेजेंट है जिंक के, उसके लिए सिग्मा की वैल्यू क्या होगी। तो अब कौन सा केस लगेगा, ए वाला, कि जब टेस्ट इलेक्ट्रॉन जो है आपका प्रेजेंट हो डी सबशेल में या एफ सबशेल में, डी सबशेल में या एफ सबशेल में, समझ रहे हो। एक चीज कब लगानी है, तो देखो अब इसको कैसे लगाएंगे।
लिखते हैं। इसकी कॉन्फ़िगरेशन तो यही है ना, इसकी कॉन्फ़िगरेशन यही है, एक बार और लिख देते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 है ना, 3p6 3d10 4s2 ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। अब मैं बोल रहा हूं कि हमारा टेस्ट इलेक्ट्रॉन इधर प्रेजेंट है। पहली चीज कि जब टेस्ट इलेक्ट्रॉन आपका इधर है तो इन इलेक्ट्रॉन के द्वारा तो कोई भी रिपल्शन नहीं लगेगी। अरे यार, ये न्यूक्लियस है आपका, अगर आपका इलेक्ट्रॉन थर्ड में है, इधर भी आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं है ना, इधर आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, इधर आपका इलेक्ट्रॉन है, ये मान लो हम इस पे हम ए हमारा टेस्ट इलेक्ट्रॉन है ना, इस पे हम देख रहे हैं थर्ड शेल में आपका डी सब शेल है, थर्ड शेल में आपका डी सब शेल है, उस पे हम इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, और ये आपका फोर्थ शेल है, ये आपके 4s वाले इलेक्ट्रॉन है मान लो ना, ये दो आपके 4s2 वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये 4s के 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो शील्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट कौन देता था? ये इनर वाले इलेक्ट्रॉन्स ही देते थे। ये इनर वाले इलेक्ट्रॉन इसको दूर भेजेंगे, ये तो इसको अंदर भेजने की कोशिश करेगा ना, तो ये तो स्क्रीनिंग इफेक्ट नहीं देगा, समझ रहे हो? तो आउटर वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आपके शील्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट नहीं देते, अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स ही आपको शील्ड करेंगे ना। बाहर वाला इलेक्ट्रॉन आप इसको शील्ड होना कर रहा है, ये बाहर वाला इलेक्ट्रॉन शील्ड होना कर रहा है इसको, ठीक बात है। तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन स्क्रीनिंग इफेक्ट या शील्डिंग इफेक्ट नहीं देते, ठीक बात है। तो मतलब एक क्यों नहीं, इसके कारण क्यों नहीं कुछ होगा, क्योंकि ये आउटर मोस्ट, क्योंकि आउटर इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट नहीं, आउटर इलेक्ट्रॉन डज नॉट शील्ड टेस्ट इलेक्ट्रॉन। आउटर इलेक्ट्रॉन्स शील्ड नहीं करते टेस्ट इलेक्ट्रॉन को, कि अगर कोई आपके जो आउटर इलेक्ट्रॉन, आपका अगर टेस्ट इलेक्ट्रॉन ए है और आउटर इलेक्ट्रॉन्स तो उसको शील्ड नहीं करते हैं, तो इस करके उस जो आउटर इलेक्ट्रॉन्स है वो स्क्रीनिंग इफेक्ट नहीं शो करते। पहली बात है, क्लियर है? क्लियर है, यही समझना जरूरी था, बस इसी के लिए चीज बताई है। सेकंड केस जो है कि अगर जिंक के लिए आपको सिग्मा की वैल्यू पूछे, जिंक के लिए आपको सिग्मा की वैल्यू पूछे फॉर द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन ए डी सब शेल, ठीक है, 3D में इलेक्ट्रॉन को हमने टेस्ट इलेक्ट्रॉन माना है, तब की बात कर रहे हैं। तो पहली बात तो ये होगा कि ए इलेक्ट्रॉन कोई भी रिपल्शन नहीं देंगे, मतलब ए स्क्रीनिंग इफेक्ट नहीं देंगे, क्योंकि आउटर इलेक्ट्रॉन आपके शील्डिंग इफेक्ट नहीं देते, ठीक बात है, आउटर इलेक्ट्रॉन आपके शील्डिंग इफेक्ट नहीं देते। अब बात करते हैं, अब हम बात करना शुरू करते हैं, ठीक बात है। अच्छा, तो इसमें अब कौन सा टेबल लगाएंगे? ए वाला टेबल आपका लगेगा, ए वाली वैल्यूज यूज होंगी। एनडी और एनएफ वाले इलेक्ट्रॉन्स के लिए सिग्मा की वैल्यू 0.35। तो एनडी में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? इसमें है आपके, है ना, ए आपका एनडी है, ए आपका एनडी है ना, इसकी तो हम बात ही नहीं कर रहे हैं, तो हमारा एन ही है ना, ए हमारा एन है, ए हमारा एन है। इसको ऐसा ना देना कि n-1, ए आपका एन क्या नाम है, ए आपका एन है, n-1 है, n-2, ऐसे नहीं, ये तो हमारा है ही नहीं ना, ये तो हमारा केस का पार्ट ही नहीं है, ये तो हमारा ऑब्जर्वेशन का पार्ट ही नहीं है, क्योंकि ये तो स्क्रीनिंग इफेक्ट ये सब दे ही नहीं रहा है, तो इसको तो हमारा पार्ट ही नहीं है, इसको चाहो आप इरेज भी कर दो, है ना, ठीक बात है। तो ए आपका n है, ए आपका n-1 है, ए आपका n-2 है। अच्छा, तो अब आपको लेकिन देखना क्या है, एनडी और एनएफ वाले इलेक्ट्रॉन्स, उनके लिए सिग्मा की वैल्यू 0.35। तो एनडी में आपके कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 10, उसमें से एक आपका टेस्ट इलेक्ट्रॉन है, उसमें से एक आपका टेस्ट इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो एक आपका टेस्ट इलेक्ट्रॉन हो गया, बाकी 9 आपके वो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि रिपल्शन प्रोवाइड करेंगे, ठीक बात है। तो सिग्मा की वैल्यू क्या आएगी? 9 इंटू एनडी और एनएफ के लिए सिग्मा की वैल्यू 0.35, 9 इंटू 0.35, ठीक बात है। पहले हमने एनडी और एनएफ के द्वारा जो एनडी और एनएफ में जो इलेक्ट्रॉन होंगे उसके द्वारा सिग्मा की वैल्यू क्या होती है? 0.35। तो एक इलेक्ट्रॉन के लिए सिग्मा की वैल्यू 0.35 होती है, तो 9 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन तो आपका टेस्ट इलेक्ट्रॉन है, तो 9 इंटू 0.35 आ गया। उसके बाद बाकी जितने भी आपके इलेक्ट्रॉन है, रेस्ट ऑफ ऑल इलेक्ट्रॉन्स, मतलब ए वाले इलेक्ट्रॉन्स, बाकी सारे इलेक्ट्रॉन, बस डी और एफ सब शेल के छोड़ के, डी और एफ सब शेल के छोड़ के बाकी जितने भी आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं उन सब के लिए सिग्मा की वैल्यू क्या है? 1 है, उन सब के लिए सिग्मा की वैल्यू 1 है। जाइए इसी की बात करूं, जो एन का ही पार्ट है, लेकिन इन सब के लिए भी सिग्मा की वैल्यू 1 ही होगी। मैंने क्या बोला? एनडी और एनएफ सब शेल के लिए सिग्मा की वैल्यू 0.35, तो एनडी सब शेल के लिए सिग्मा की वैल्यू आपकी 0.35। बाकी जितने भी हैं, ए हो जाए, एनएस हो, एनपी हो, सबके लिए, एनएस एनपी या n-1 के लिए, n-2 के लिए, सबके लिए सिग्मा की वैल्यू 1, सबके लिए सिग्मा की वैल्यू 1। फिर से बोल रहा हूं, एनएस इधर चाहो तो आप लिख भी सकते हो कि है ना, इसमें कौन कौन सी चीजें आएंगी, रेस्ट में क्या क्या आएगा? एनएस, एनपी, n-1, n-2, n-3,
है ना। एन शेल के भी एनएस और एनपी वालों के लिए भी 1 ही होगी, मतलब इनके लिए भी 1 ही होगी और इनके लिए भी 1, इनके लिए भी 1, बस डी वाले के लिए 0.35 होगी। बात क्लियर है। अच्छा तो बस अब देख लो 8 आपके कहाँ है, 8 आपके रहे 8 इंटू 1, इसमें 8 इंटू 1 इसके लिए भी 1 होगी, है ना। एनएस और एनपी के लिए भी 1 होती है, 8 इंटू 1 हो गया। n-1 के लिए भी 1, है ना, n-1 के लिए भी 1, तो इसमें 8 इलेक्ट्रॉन है तो 8 इंटू 1, ठीक है। इसमें आपके कितने हैं +2 इंटू 1, +2 इंटू 1, ये आपकी सिग्मा की वैल्यू आ जाएगी। ठीक रहे हो, बस फर्क देख रहे हो ना क्या आ रहा है, फर्क समझ रहे हो ना क्या आ रहा है, ठीक बात है। तो ए अगर जिंक का आपको जेड इफेक्टिव या सिग्मा निकालने को बोले, जब आपका टेस्ट इलेक्ट्रॉन 4s में हम मान रहे हैं, और ये जिंक का जब सिग्मा निकालने को बोल रहे हैं जब हम टेस्ट इलेक्ट्रॉन डी सबशेल में मान रहे हैं, तब ऐसे सिग्मा निकलेगा उसका। तो उस केस में हम एनडी और एनएफ, तो इस पहले केस में हमने ए टेबल को यूज करना है, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन आपका एस सबशेल में या पी सबशेल में प्रेजेंट हो तो ए टेबल, और जब आपका इलेक्ट्रॉन जो है टेस्ट इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो डी सबशेल में, तब आपका डी या एफ सबशेल में, तो आप इस टेबल को यूज करोगे। तो इसलिए हमने इस केस में ए वाला टेबल यूज किया, इस केस में हमने ए वाला टेबल यूज किया। अब तो इसको कैलकुलेट तो आप कर ही लोगे, मैंने बस सोल्व करने का एक तरीका बताना था, ठीक बात है। तो ऐसे आप जेड इफेक्टिव निकाल, इससे आप सिग्मा निकाल ले, तो एक बार सिग्मा निकल गया फिर जेड इफेक्टिव तो निकालना ईजी है। जेड इफेक्टिव क्या होगा, जेड माइनस सिग्मा, तो बस 30 माइनस सिग्मा कर दोगे, जो भी इनको इसको कैलकुलेट करके जो वैल्यू आएगी और इसको कैलकुलेट करके जो वैल्यू आएगी, उनको जब उसमें से 30 माइनस कर दोगे तो इधर का जेड इफेक्टिव आ जाएगा और इस केस में इधर का जेड इफेक्टिव आ जाएगा, ठीक बात है। तो ऐसे इस टेबल का यूज करना था, बात क्लियर है। अच्छा ठीक है, तो ये बात थी आपकी जेड इफेक्टिव या स्क्रीनिंग इफेक्ट, जेड इफेक्टिव निकालना या सिग्मा की वैल्यू निकालने की। एक छोटा सा बिल्कुल और एक छोटा 2 मिनट और 2 मिनट बस 2 मिनट, बस 2 मिनट और रुक जाओ, 2 मिनट प्लीज प्लीज, 2 मिनट, 2 मिनट और फोकस, पूरा फोकस होना चाहिए। जेई में क्वेश्चन आएगा, जेई में क्वेश्चन आएगा, नीट में भी आएगा। अब फोकस हो गया जब मैंने बोल दिया अब फोकस होना पड़ेगा भाई, आए जाए ना आए ठीक है, 2 मिनट और। फोर हाइड्रोजन एंड हीलियम, हाइड्रोजन और हीलियम के केस के लिए थर्ड केस भी आप लिख सकते हो इसको, ठीक है, थर्ड केस लिख सकते हो। हाइड्रोजन और हीलियम के लिए जो सिग्मा है, ठीक है, सिग्मा की वैल्यू 1s के लिए जो होती है ना, 1s के लिए जो सिग्मा की वैल्यू होती है वो 0.30 होती है, 35 नहीं 0.30 होती है, बस इतना याद रखना है। हाइड्रोजन और हीलियम के लिए 1s सबशेल के लिए सिग्मा की वैल्यू 0.30 होती है, बस इतना याद रखना। जैसे कि हीलियम के लिए, हीलियम की कॉन्फ़िगरेशन 1s2 है ना, हीलियम की कॉन्फ़िगरेशन 1s2 होती है, ठीक है, इसकी कॉन्फ़िगरेशन 1s2 होती है। तो अब इसमें हम अगर इसके लिए हमें सिग्मा निकालना है तो एक तो आपका टेस्ट इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, एक आपका टेस्ट इलेक्ट्रॉन हो जाएगा और एक दूसरा आपका रिपल्शन देगा, है ना। तो एक इलेक्ट्रॉन है जो कि आपका रिपल्शन दे रहा है, तो उसके लिए सिग्मा की वैल्यू बस 0.3 यूज करना, 30 यूज करना, 0.35 ना यूज करना, ठीक बात है। तो इसकी सिग्मा की वैल्यू 0.30 आ जाएगी, जेड इफेक्टिव आपका आ जाएगा 2 माइनस 0.30 मतलब 1.7, ठीक है। बस एक छोटा सा ही और बस इतना ही केस था इसका, ठीक है, कि हाइड्रोजन और हीलियम के लिए 1s में जो इलेक्ट्रॉन होंगे उसके लिए सिग्मा की वैल्यू 0.30 होती है, 0.30 होती है, ठीक बात है। तो ये बात थी यार, ठीक है, ये पूरी बात थी आपकी किसकी, जेड इफेक्टिव की, स्क्रीनिंग इफेक्ट और शील्डिंग इफेक्ट की। एक छोटी सी चीज और, शील्डिंग छोटी सी है ना, छोटी छोटी करके सर कितना बड़ा लेक्चर कर दिया आपने। अरे भाई इसके बाद यार कुछ भी नहीं रह जाएगा, जेई एडवांस का भी क्वेश्चन उठाओगे तब भी नहीं कोई दिक्कत आएगी, तो इसलिए अभी एक बार कर लोगे तो क्या जा रहा है यार, है ना, आपके लिए तो करा रहा हूँ। अभी अगर मैं 10 मिनट का लेक्चर ले लूँ, बाद में आपसे क्वेश्चन ही ना हो तो उसका क्या फायदा है, और 10 मिनट तो आपके बर्बाद गए ना, वो 10 मिनट तो आपके बर्बाद किए, इससे अच्छा 10 मिनट किसी अच्छी कॉमेडी वीडियो देख लेते। अगर ये सब बर्बादी करना था तो हमने सीखा भी नहीं और क्वेश्चन भी नहीं हुए, है ना, इसलिए थोड़ा लेंथी चलना पड़ता है। अच्छा, स्क्रीनिंग इफेक्ट, और आप तो उस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आप उस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें परसेंटेज, सक्सेस परसेंटेज 0.1 है, 0.1% सक्सेस रेट है, तो लाखों लोग लगे हैं, उसमें से गिनती के हजारों लोगों का ही सिलेक्शन होता है,
तो उसमें आपको ऐसी ही मेहनत करनी पड़ेगी। 10 मिनट के लेक्चर से या 10 मिनट की स्ट्रैटेजी वीडियो देखने से सिलेक्शन नहीं होगा। आधे लोग तो स्ट्रैटेजी वीडियो देखने में लगे हैं कि हाँ देखता हूँ स्ट्रैटेजी वीडियो क्या है, टिप्स क्या है, ट्रिक क्या है 99 परसेंटाइल लेने की। इतनी भी स्ट्रैटेजी वीडियो नहीं, इतनी कोई स्ट्रैटेजी नहीं होती, वो बस व्यूज़ लेने का तरीका होता है एक। इस बातों को समझ जाओ यार, क्यों नहीं समझ रहे हो? ठीक है, समझो इन बातों को। बस उनके क्रिएटर्स के द्वारा व्यूज़ लेने का तरीका है कि उनको 21 तारीख को पैसे मिल जाए, उनको 21 तारीख को यूट्यूब से पेमेंट आती है और उसके लिए वो एक सारा काम करते हैं। उनको पता है कि बच्चे स्ट्रैटेजी वीडियो ज़्यादा देखते हैं, लेक्चर कम देखते हैं, ठीक है, और वो अपना पैसा छाप रहे हैं। तो सच है, कड़वा सच है, मानो तो ठीक है, ना मानो तो मेरी क्या गलती है, ठीक है, उसमें भी मेरा कुछ नहीं जा रहा है। मानोगे तब भी ठीक है, ना मानो तब भी ठीक है, ठीक है। स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ ऑर्बिटल्स, स्क्रीनिंग इफेक्ट फॉर ऑर्बिटल्स। हाँ ठीक है, एक आधी स्ट्रैटेजी वीडियो ठीक होती है कि हाँ हमें एक बहुत डायरेक्शन मिल जाए, लेकिन इतनी भी नहीं कि हर हफ्ते स्ट्रैटेजी वीडियो देख रहे हैं। स्ट्रैटेजी फॉर 4 मंथ, स्ट्रैटेजी फॉर 3 मंथ, स्ट्रैटेजी फॉर 2 मंथ, स्ट्रैटेजी फॉर 1 मंथ, स्ट्रैटेजी फॉर 1 वीक, स्ट्रैटेजी फॉर 1 डे, स्ट्रैटेजी फॉर 1 होल, लास्ट 1 होल। क्या यार, ठीक है। स्क्रीनिंग इफेक्ट फॉर ऑर्बिटल्स की बात करें, ठीक है, जैसे आपके पास एस ऑर्बिटल होता है, पी होता है, डी होता है और एफ होता है, तो ए ऑर्डर होता है। स्क्रीनिंग इफेक्ट का ऑर्डर ये होता है कि एस ऑर्बिटल्स का स्क्रीनिंग इफेक्ट सबसे ज़्यादा होता है, फिर पी का, फिर डी का, फिर एफ का। ए ऑर्डर होता है स्क्रीनिंग इफेक्ट का कि ये सबसे ज़्यादा स्क्रीनिंग इफेक्ट देते हैं, ठीक है। एस ऑर्बिटल सबसे ज़्यादा स्क्रीनिंग इफेक्ट देते हैं, एफ सबसे कम देते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपको पता है कि एस की शेप ऐसे होती है स्पेरिकल, पी की शेप ऐसे होती है, ठीक है, डी की शेप ऐसे होती है, और एफ जो होता है वो कॉम्प्लेक्स होता है ना। एफ आपका कॉम्प्लेक्स होता है, उसमें नंबर ऑफ लोब्स ज़्यादा हो जाते हैं, है ना, उसमें नंबर ऑफ लोब्स ज़्यादा हो जाते हैं। आपका एस है, ए पी है, ए डी है, ए एफ है, ठीक है। तो स्क्रीनिंग इफेक्ट का ऑर्डर ये है, क्यों होता है? इसका रीज़न लिखा जाता है कुछ टेक्निकल वर्ड में, लिखा जाता है ड्यू टू डिफ्यूजन, हाँ, ड्यू टू डिफ्यूजन। डिफ्यूजन का मतलब क्या देखते हैं? फैलना। डिफ्यूजन का मतलब होता है फैलना, है ना, बट जाना, या बट जाना बोल सकते हो, बट जाना लिख दो, बट जाना या फैलना, है ना, फैलना लिख लेना यार अपने आप, मुझे अब हिंदी में मैं भूल रहा हूँ, ठीक है, तो फैलना लिख लेना, ठीक है। तो इंग्लिश में लिख देता हूँ, ठीक है, हिंदी पढ़े मुझे लगभग, मैं पढ़ लेता हूँ लेकिन अब लिखने में दिक्कत होती है, ठीक है, ऐसा लिखते हैं कुछ, ठीक है, फैलना, ठीक है, ऐसे फैलना लिख लेना, ठीक है। तो अच्छा देखते हैं क्या होता है। क्या होता है एस ऑर्बिटल में? देखो एस ऑर्बिटल में आपका इलेक्ट्रॉन जो है बटा नहीं है, एक ही जगह पे है, ठीक है। अभी समझोगे आप कैसे। एस ऑर्बिटल में आपका इलेक्ट्रॉन बटा नहीं हुआ है, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बटी नहीं हुई है। लेकिन पी सबशेल में देखो आपके 2 लोब हैं, आपके पास 2 हिस्से हैं, तो इलेक्ट्रॉन की जो डेंसिटी है, वो 2 पार्ट्स में बट गई है। इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी जो है वो 2 पार्ट में बट गई है, मतलब डिफ्यूज्ड हो गया है, है ना, डिफ्यूज हो गया, समझ रहे हो कि मतलब इलेक्ट्रॉन की जो डेंसिटी है वो 2 पार्ट में बट गई है। इसी तरह डी में आप देखोगे तो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी 4 पार्ट में बट गई है, 1 2 3 4, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी 4 अलग अलग लोब में बट गई है, तो ये और ज्यादा डिफ्यूज हो गया, है ना, वेरी डिफ्यूज, ठीक है, और ज्यादा डिफ्यूज हो गया। और इसमें तो बहुत ज्यादा पार्ट में डिफ्यूज हो गया, इसमें तो 6 लोब्स में, जितने मतलब इसके कंपेरेटिव तो ज्यादा इसमें डिफ्यूज हो गया, तो वेरी डिफ्यूज, वेरी मच डिफ्यूज, ठीक है, वेरी मच डिफ्यूज, ठीक है। तो क्या हो रहा है कि एस आपका लेस डिफ्यूज है, एफ आपका डिफ्यूज्ड है, और ऐसे मतलब जैसे जैसे हम इधर से इधर जा रहे हैं आपकी डिफ्यूज्ड शेप होती जा रही है, आपकी जो ऑर्बिटल की शेप है वो डिफ्यूज्ड होते जा रही है, मतलब इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी फैलते जा रही है, या तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो ज़्यादा पार्ट्स में डिवाइड हो जा रही है, और ये डिफ्यूजन के कारण ही आपका स्क्रीनिंग इफेक्ट
एस का ज़्यादा होता है क्योंकि इधर कंसंट्रेटेड है एक जगह पे ही, तो रिपल्शन ज़्यादा देगा। ये बटा हुआ है, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बटी हुई है, तो रिपल्शन कम देगा। समझ रहे हो ना, इधर इलेक्ट्रॉन डेंस है ना, इलेक्ट्रॉन आपका बटा नहीं हुआ है, तो ये रिपल्शन आपकी ज़्यादा देगा। इधर आपकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बट गई है तो रिपल्शन कम देगा, इधर और बट गया तो रिपल्शन और कम देगा, इधर और बट गई है तो रिपल्शन और कम देगा। इसलिए आपका एस सबशेल जो है या एस ऑर्बिटल जो है वो ज़्यादा स्क्रीनिंग इफेक्ट देता है एज कम्पेयर टू पी एंड एज कम्पेयर टू डी एज कम्पेयर टू एफ। इसलिए बोलते हैं कि डी एंड एफ ऑर्बिटल्स, डी एंड एफ सबशेल प्रोवाइड पुअर शील्डिंग इफेक्ट, कि डी और एफ जो है वो पुअर शील्डिंग इफेक्ट प्रोवाइड करते हैं। क्या करते हैं? पुअर शील्डिंग इफेक्ट। इनका शील्डिंग इफेक्ट पुअर होता है, ठीक है, इनका शील्डिंग इफेक्ट पुअर होता है। ठीक बात है। तो ये लास्ट चीज थी कि ऑर्बिटल्स का जो स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है डी और एफ का पुअर शील्डिंग इफेक्ट होता है। बस ये आपके माइंड में होना चाहिए, और क्यों होता है उसका मैंने आपको रीजन भी समझा दिया है। ठीक है, सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेस लेक्चर। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पूरा हो गया है, और आपका स्क्रीनिंग इफेक्ट और शील्डिंग इफेक्ट को मैंने जितना अपने तरफ से कोशिश कर सकता था पूरी जान लगा दी है मैंने। आई होप किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी, पूरा फील मिल गया होगा स्क्रीनिंग इफेक्ट, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को, इसका यूज कैसे होता है वो सब आपको करा दिया है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं जिसमें हम एटॉमिक रेडियस के बारे में डिस्कस करेंगे। आज मैं आपको डीपीपी दे दूंगा, ठीक है, इसमें हालांकि इस पे कुछ डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आते, जो तो आपकी जो आगे वाली जो 4 प्रॉपर्टीज है ना, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, उसमें इनका यूज होता है। लेकिन मैं तब भी कोशिश करूंगा कि आपको 4-5 क्वेश्चन तो दूं इसमें भी। ठीक है, तो उसको आप डीपीपी को प्रैक्टिस कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, आज के लिए इतना ही। हैव ए गुड डे।